जब ये टीम बनी तो अकेले हम लोग घूमते थे, फिर ये छोटा भाई राधे है तो ये मिला, फिर ये साथ में हम दोनों जाते थे, बाइक भी हमारे पे टूटी सी होती थी तो हम लोग दोनों का लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि इतने बड़े बड़े संगठन है, तुम गौरक्षा, कोई तुम्हें नहीं पूछता। तो प्रमाण ये है कि आज इतनी बड़ी टीम होने का कि मैंने कभी एक से जो गिनती प्रारंभ कर दी उसको कभी नहीं छोड़ा। तो आज भी जो मेरा छोटा भाई है 2013 से मेरे साथ है, आप सब लोगों के सहयोग से जो कभी हम 2 होते थे आज 100, 200, 400 हो गए, और भगवान ने चाहा तो एक दिन हर घर में एक बालक को मैं गौभक्त बनाऊंगा, क्योंकि राम की भूमि है। तो पापा ने कहा बेटे लोगों को जगाना प्रारंभ करो, यानी कि तलवार उठा के सबको काटने निकल गए, लोगों को बताओ गाय के गुण बताओ, गाय के लिए बताओ क्या होता है, महत्व क्या होता है गाय का। सारे लड़कों का खर्चा जी ये निर्वहन कैसे होता है? लड़कों का खर्चा कोई खर्चा लेता ही नहीं है, और जितने मेरे बड़े भाई हैं वो लोग सहयोग करते हैं। जैसे किसी ने तेल का कर दिया, किसी ने चारे का कर दिया, किसी ने दवाइयों का कर दिया, किसी ने शेल्टर का कर दिया। विराट आर्य हमेशा टिप टॉप रहता है, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है और बिजनेस क्या है विराट आर्य का, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके से एक विराट आर्य का खर्चा चल रहा है, क्योंकि परिवार में 100 चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास रहने का, अपना व्यवहारिक का और अपने पहनने का सलीका है ना, तो आप छोटी सी चीज़ में भी अच्छा पहन के अच्छा दिख सकते हैं। ये पुरोहितगिरी कहाँ से सीखी? ये पुरोहित का जो कार्य सीखा मैंने गुरुकुल कोट में मैं गया था, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें सीखी। कई बार ये सवाल उठते हैं, लोगों को लगता है कि पंडित विराट आर्य को अपने इस टीम का या अपने इस काम का अहम हो चला है। एक प्रश्न का उत्तर आपसे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। अहम कितना ही आप जानते हो ये तो आप ही उत्तर दे सकते हो। 2013 और 2025 अहम तो क्या है जो आप जानते हो। यदि अपनी लाइन लंबी करनी है, सामने वाले की छोटी नहीं करनी, अपनी आप लाइन कर तो दूसरे की अपनी छोटी हो जाएगी। हमें किसी को ये नहीं करा तुम छोटे हो, हमें बताना हम कितने बड़े, हमारा कितना विस्तार है। जब सनातन कहा गया है कि सनातन का अर्थ यही है, शाश्वत, हमेशा से रहने वाला, वैदिक धर्म, आर्य, ये सब चीजें एक ही हैं। साल 2013 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक अधिवेशन पर एक लड़के से मेरी मुलाकात होती है। गाय को लेकर दिए गए बयान के बाद वो लड़का अचानक से भीड़ पर आकर मुझसे गले लगता है, मुझसे गले लगकर रोता है और मुझसे कहता है कि मेरी आवाज़ को आज आपने बुलंद किया है, आपका धन्यवाद। और मैं कहता हूँ उससे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीता और कई साल के बाद आज जब उस लड़के से मेरी मुलाकात हुई तो अपने नाम के अनुरूप उस लड़के ने अपने आप को उतना बड़ा कर लिया कि आज गौरक्षा दल का जिलाध्यक्ष बना है। शहर में एक लंबी चौड़ी टीम के साथ काम करता है। आपको गाय के मामले में और गाय से जुड़े हुए हर मामले में हर जगह 24 घंटे 24/7 मिलेगा। नाम है विराट आर्य, अपने नाम की तरह अपने कद को विराट कर लिया है उन्होंने। और आज हमारे साथ इस सफ़र के हम सफ़र हैं विराट आर्य। पहले तो आपका स्वागत है जिलाध्यक्ष विराट आर्य का। धन्यवाद अनिल भैया, मैं जिलाध्यक्ष बाद में हूँ। सर्वप्रथम आपका छोटा भाई हूँ और आपने जब भी आप समय मिलता है आप आते हो तो आप 2013 से जो हमारे विषय की चर्चा का प्रारंभ करते हो, मुझे सारी स्मृति याद आ जाती है किस प्रकार से आपने उस समय एक बड़े भाई की तरह एक उस दौर में कि जब कोई इस चीज़ का विषय को उठाता ही नहीं था, आपने उस चीज़ को समझा। शायद यही कृपा है कि आज हम लोग आज भी साथ हैं और आज भी आप हमारे बड़े भाई हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपनी टीम की ओर से बेबाक चर्चा का और बड़े भाई अनिल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ 2013 में हम दोनों एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम करते थे। वक्त बीता, समय बदला, वक्त हालात सब बदले, परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियाँ बढ़ी और अपने अपने हिस्से में जो जिस चीज़ ने जहाँ जहाँ अपने आप को सेट करना था वहीं सेट किया। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं उसी मंच पर हूँ और आज विराट आर्य उसी लड़ाई को लड़ रहा है। नाम के अनुसार मैंने फिर कह दिया कि नाम के अकॉर्डिंग वो नाम काफ़ी विराट हो चुका है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ विराट ने अपने नाम को जस्टिफाई करने का काम किया है। तो मेरी जो आज ये बात हो रही है वो किससे हो रही है? उस लड़के से जो कई साल पहले मुझे वहाँ मिला था, वो पतला सा लड़का, हल्की हल्की मूछ दाढ़ी वाला, या फिर आज ये तिलकधारी, ये भगवा धारण किए हुए जिलाध्यक्ष बना हुआ उस विराट आर्य से जो गाड़ी से चलता है, जिसके पीछे काफिला चलता है, ये किससे मेरी मुलाकात हो रही है? फिर सवाल जवाब उसी तरीके से होने वाले हैं। भैया ऐसा है ना, जो मेरे को हमेशा से जानते हैं वो ये मानते हैं कि सब बदल गया विराट, अभी भी तू नहीं बदला। आज भी जहाँ भी हम मिलते हो आप, मैं तो भैया नमस्ते करता हूँ। और भैया मैं अपने व्यवहारिक के कारण ही आज इतनी बड़ी जो टीम है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, कारण क्या है कि अगर आप किसी से पहले से जुड़े हैं तो अगर आप उसके साथ समय के साथ अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं तो वो आपको वैसे सम्मान नहीं करेगा। आप जैसे अनिल भैया आप हो, मैं आज भी आपको अनिल भैया कहता हूँ,
और अगर आज मैं कहता हूँ अनिल भाई क्या हाल है, तो आप कहीं ना कहीं अपने मन में आती है छोटा भाई था यार, बताओ भैया नमस्ते बोलता था, अनिल भाई क्या हाल है, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में मेरे प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं रहते। तो मैं भैया जिसके साथ जैसा हूँ आज तक वैसा ही हूँ, भैया नमस्ते। तो जितने भी मेरे भाई हैं मैं आजीवन वैसे ही रहूँगा और रहता भी हूँ। मैं पहले एक सीधा सवाल है, फिर उसके बाद बातों पर आते हैं। जी। तो पहला सवाल मेरा यह है कि वो जो एक लड़का 2013 में बार बार उस मंच पर अपनी बात कहने के लिए तरसता था जी, और मैं आज इस बात को कह दूं, अगर हमारे कुछ उस समय के साथी सुन रहे हो तो लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, तरह तरह के कमेंट पास करते थे, क्योंकि तब बहुत पुरानी बात होगी, 12 साल तकरीबन हम पहले की बातें कर रहे हैं। वहाँ से लेकर और जिला अध्यक्ष बनने तक का ये जो कड़ी बनी है, ये कैसे बनी है, फिर बाकी और सवालों पर आएंगे सीधे करके, क्योंकि तब बात रखी नहीं जा रही थी। आज उस गौरक्षा या गौ सेवा या उस गाय को लेकर जो भी बातें होती हैं, पहला नाम शहर के अंदर जो बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि एक लंबी चौड़ी टीम है, बहुत सारे लड़के हैं, केवल विराट ही है, लेकिन विराट अपने नाम के अनुसार विराट हो गया है। वो कैसे करके वहां से लेकर वो एक छोटा सा लड़का जो अपनी बात नहीं कह पा रहा था और आज उस चीज की प्रथम पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है, ये सब तक सफर कैसे तय हुआ है? देखिए अनिल भैया, सर्वप्रथम तो मैं उस ईश्वर का, अपने जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं, अपने माता पिता का, अपने परिवारजन सभी का, और जितने मेरी टीम मेरे साथ रही, तो सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक शब्द हमेशा सिखाया था और मेरे को शब्द हमेशा वो मेरे दिमाग में रहता है, कृतज्ञ व कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ ये होता है आपके लिए किसी ने भी कुछ किया तो आपको कभी नहीं भूलना। जैसे ही आपके अंदर भी क्वालिटी है कि मैं आपको बचपन में मिला था, आज भी आप याद करते हैं, हाँ ये छोटा भाई मिला था, इसने गाय का विषय उठाया था, तो आप वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मैं भी उसकी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कृतज्ञता क्या है? अरे हाँ ठीक है, मिला होगा, या फिर अनिल भाई ने कभी इंटरव्यू लिया होगा, मेरा कुछ सहयोग किया होगा, वो कृतज्ञता है। उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। तो कृतज्ञ मैं हर उस व्यक्ति का हूँ जिसने मेरा एक छोटा सा भी सहयोग किया, उसने भले ही किसी भी रूप में किया। तो जब ये टीम बनी तो अकेले हम लोग घूमते थे, जैसे 2012 में जागृति आई, 2012-13 की बात है। फिर ये छोटा भाई राधे है, तो ये मिला, फिर ये साथ में हम दोनों जाते थे, बाइक भी हमारे पास टूटी सी होती थी, तो हम लोग दोनों का लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि इतने बड़े बड़े संगठन है, तुम गौरक्षा, कोई तुम्हें नहीं पूछता और क्या मतलब है। तो फिर इसने भी, भाई ने हार नहीं मानी। उस टाइम फ्लेक्सियाँ बनती थी, ये मोबाइल से छोटा सा इसका मोबाइल होता था, खुद ही बनाता था। तो प्रमाण ये है कि आज इतनी बड़ी टीम होने का, कि मैंने कभी एक से जो गिनती प्रारंभ कर दी उसको कभी नहीं छोड़ा। तो आज भी जो मेरा छोटा भाई है 2013 से मेरे साथ है और 2025 आ गया, वो भी 6 माह होने ही वाले हैं, तो आज भी मेरे सामने आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है। तो मेरा ये मानना है भाई साहब कि आपके साथ जो भी जुड़ा है, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। आप अपने अंदर, अपने व्यवहार में कहीं भी किसी प्रकार की मिलावट मत लाइए, तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी। अगर आप एक को छोड़ोगे, दूसरे को जाओगे, तीसरे को छोड़ोगे, चौथे पे, लोग कहेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, तभी आपसे लोग नहीं जुड़ पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई भी संबंध आपके साथ निस्वार्थ भाव से दिन रात लगा हुआ है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप भी उसके साथ निष्छल निष्कपट होकर उसको अपना 100% दीजिए। बाकी परमात्मा के हाथ में। और यही व्यवहार के कारण रहा कि अनिल भैया, आप सब लोगों के सहयोग से, जो कभी हम 2 होते थे, आज 100, 200, 400 हो गए, और भगवान ने चाहा तो एक दिन हर घर में एक बालक को मैं गौभक्त बनाऊंगा, क्योंकि राम की भूमि है और ये ऐसी भूमि है जिसके अंदर वीरों की भूमि है ये। तो और वीरों में सबसे अधिक जो होता है वो गौ को बड़ा प्यार किया जाता है, तो मैं उसी कड़ी में। वो जिलाध्यक्ष बनने वाली मुहिम कैसे करके चली, कैसे करके जिलाध्यक्ष तक का नाम के आगे लिखा होता है आज पंडित विराट आर्या, जिलाध्यक्ष गौ रक्षा दल सेवा समिति? जी, वो ऐसा हुआ कि 2012 में जब एक वीडियो देख रहे थे, और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, एक अधिवेशन अपना उस समय एवीपी का था, तो एवीपी के अधिवेशन के समय एक गाय काटने वाला मेरे पास वीडियो आया था। तो पिताजी बचपन से ही संस्कारी, उन्होंने संस्कार दिए, क्योंकि पुरोहित रहे, विगत 35 वर्षों से पुरोहित हैं वो, वैदिक कर्म कांड के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो वो बताते रहते थे, बेटा हमारे यहाँ पे वेदों में गाय को माता कहा गया है, गाव विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, उसके कारण बताया है। तो उसके बाद पहले से रुझान था। उसके बाद जब देखा, वो वीडियो देखी, तो आत्मा बड़ी बहुत ही ज़्यादा एकदम से हिल गई, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जो दौर था वो नया नया आया हुआ था, सब लोग सोशल मीडिया वीडियोस देख रहे थे। तो मैंने घर छोड़, मैंने कहा नहीं, अधिवेशन, आप लोग अधिवेशन की तैयारी में थे, मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं ये करूँगा वो करूँगा। पापा ने क्या हो, मैंने कहा ऐसे वीडियो। पापा ने कहा बेटे, लोगों को जगाना प्रारंभ करो, यानी कि तलवार उठा के सबको काटने निकल गए, लोगों को बताओ, गाय के गुण बताओ, गाय के लिए बताओ क्या होता है, महत्व क्या होता है गाय का। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ते गए। और उसके बाद सतीश शर्मा जी हैं, जो पंजाब की एक वीडियो सामने देखी, वो बहुत वायरल होती थी, कि वो जा रहे हैं और गाड़ियों में जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से कसाईयों को मार रहे हैं, गाय रक्षा कर रहे हैं। तो उनसे फिर मेरा
जुड़ा हुआ। फिर वहाँ पे गए हम लोग, वहाँ पे जब अपने विचार रखे तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा। फिर यहाँ पे 2014 में हमने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंदर पूरे भारत से, हर प्रांत से कोई ना कोई गौ भक्त आए थे। तो उन्होंने देखा कि हाँ, इस बच्चे में ऐसी क्वालिटी है, तो बाद में वो जिला अध्यक्ष घोषित कर गए। उसके उपरांत भी प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया, लेकिन मैं आज तक लिखता नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक अपना कर सकते हैं, कोई दायित्व ले लो, उसके साथ आप किसी प्रकार से भी उस दायित्व को निर्वहन नहीं कर पा रहे, उसके साथ न्याय नहीं कर पा, तो मैं समझता हूँ लेना नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र में लिख लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, रुद्र के बाहर कोई जानता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जिले में मुझे लोग जानते हैं तो मैं जिला अध्यक्ष ही ठीक हूँ, और मैं इसी में संतुष्ट भी हूँ भाई साहब। मेरे को आगे किसी प्रकार से बढ़ने का कोई भी शौक भी नहीं है। मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अभी है बिल्कुल, मैं लिखता ही नहीं हूँ ना, मुझे आवश्यकता है भाई साहब। चलिए, तो फिर अब इससे हटके थोड़ी बात करते हैं, एजुकेशन को लेके बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विराट आर्या को जानते तो हैं, लेकिन विराट आर्या के बारे में नहीं जानते हैं। एजुकेशन कैसे करके रही, प्रारंभिक जो शिक्षा विक्षा जी वो कहाँ से रही है? बिल्कुल, प्रारंभ में मैं आर्य कन्या विद्यालय, अब कन्या का हो गया, परंतु पहले दोनों बालक बालिका पढ़ते थे, तो प्रारंभ में वहाँ पे पढ़ा। कक्षा द्वितीय से मैं डीएवी स्कूल में चला गया था, और बहुत लोगों को उसकी परिभाषा भी नहीं पता। VVDAV पब्लिक स्कूल वेद व्यास दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल है, और ये महात्मा हंसराज जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और महर्षि दयानंद जी के वो परम शिष्य थे। तो वहाँ पे पहले होता था विद्यालय, वहाँ पे मैंने 5वीं तक शिक्षा अर्जित करी। उपरांत उसके फिर मैं गुरुकुल में मेरठ भी गया था 6ठी कक्षा में, परंतु वहाँ पे उस प्रकार की उस समय सुविधाएं नहीं थी। तो फिर वहाँ से लौट के फिर विद्या मंदिर, जो आपके कार्यालय के समक्ष में ही है, जिस अधिवेशन में आपसे प्यार हुआ था, तो वहीं की बात थी, विद्या मंदिर, वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ से 6ठी से लेकर फिर 10वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ा। उपरांत उसके फिर मैं बाल भारती गया, बाल भारती में फिर मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जो बाल भारती में नहीं था। उसके उपरांत फिर मैं अपना महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर, जो चंपावत क्षेत्र में आता है, वहाँ पे फिर मैंने वहाँ से अपनी 12वीं करी। उसके उपरांत फिर अपने सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहले ग्रेजुएशन करी, BA से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ अच्छे नंबरों से, ये भी बता देता हूँ। मैं फिर ये कह दूं कि शिक्षा की जो सिंचाई हुई है वो सारे वैदिक स्कूलों में या फिर उसी माहौल में ही हुए, हिंदू हृदय वाले? हाँ, सनातनी में हुई। उसके उपरांत फिर गुरुकुल गया। गुरुकुल मतलब उतनी सिंचाई का नतीजा ये हुआ कि एक लड़का, एक जवान होता लड़का गोरक्षा दल की तौर को चले गया। चलिए, मैं इससे हटके बात करते हैं, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? फैमिली में पिताजी हैं, और दुर्भाग्य से 2010 में माता जी का स्वर्गवास हो गया था, और पत्नी है, और छोटा बेटा है, छोटी बहन है। तो बच्चे और घरवालियाँ कई बार इस मामले को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है कि ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और जहां हम देखते हैं कि शायद ही कोई घर है जो लोग हैं जो वंचित हैं इस मामले से जी। तो कभी लगता नहीं उनको कि इस तरीके से कि क्या काम कर रहे हो आप? देखिए, ऐसा ना अनिल भैया, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि अगर घर से सपोर्ट ना हो तो बहुत सारे काम करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर्वप्रथम तो आपको युद्ध जो है घर से ही प्रारंभ करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मानूं कि घर में युद्ध लड़ा जा रहा है? नहीं, युद्ध अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल युद्ध नहीं, अब तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। अब तो कभी कोई केस आ जाता है तो मैं नहीं जाता, तो घर वाले कह देते हैं कि बेटा जाओ वहाँ पे, इस प्रकार से फोन आपके 2-3 बार बज रहे हैं। पिता का ये कहना तो बहुत लाजमी है, क्योंकि मैंने जितनी आपकी एजुकेशन रही है, जितना आपका सिस्टम मैंने देखा है, वो पिता का तो कहना लाजमी है, लेकिन मैं बात उस धर्म पत्नी की कर रहा हूँ, अर्धांगिनी की कर रहा हूँ, कि इस दौर में, और अभी इतनी उम्र भी नहीं हो गई, अभी बच्चे भी छोटे होंगे, तो क्या उनकी ओर से कोई विरोध नहीं रहता है? नहीं, विरोध इसलिए नहीं होता ना कि उनको विरोध या नाराजगी तो होती होगी। नहीं, नाराजगी का कारण कभी नहीं होता, गौरक्षा में तो कभी नहीं होता। वो जैसे कभी ये हो जाता है कि गौरक्षा के अतिरिक्त मैं ज़्यादा थोड़ा घूमने फिरने चले जाऊँ तो कह देती है, नहीं तो धर्म के मामले में कभी उसने नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। मैंने कहा कि जैसे कोई बहन बेटी है उसको बचाना है, या फिर गौ माता की कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कभी भी नहीं रोका कि नहीं यार गाय के चोट लगी, आप घर रहो। खुद कह देती है जाओ, फोन आ रहा है तो जाना जरूरी है। तो मैं आज अगर ये कह दूं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो धर्मपत्नी का एक खासा सहयोग है। हाँ बिल्कुल, धर्मपत्नी का पूर्ण सहयोग है, पिता का पूर्ण सहयोग है, मेरी टीम का पूर्ण सहयोग है, आप जैसे भाइयों का सहयोग है, उस परम पिता परमात्मा का सहयोग है। मैं सबका भाई साहब, चींटी से लेकर सबके हाथी तक, प्रभु श्री राम तक का। प्रभु श्री राम। तो मैं उसमें बात करता हूँ कि अच्छा, अब जो ये मौजूदा समय में आज एक टीम है, मैं उस 10-12 साल की बात करता हूँ, टीम में आप जिला अध्यक्ष हैं, हालांकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपने उस चीज जो समिति रजिस्टर्ड है उसका तो फिर मैं केंद्रीय अध्यक्ष भी हो सकता हूँ ऐसे। वो तो मैंने रजिस्टर्ड किया, लेकिन मैं उसमें भी कोई पद नहीं लिखता, मैं दायित्व भी नहीं लिखता। चलिए ठीक है, वो वाली बात है। तो कितने लोग आपके साथ इस समय इस टीम में जुड़े हुए हैं? जिले में कितने लोग हैं और शहर में कितने लोग हैं? भ्राता जी, ऐसा है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं, उसके अंदर वार्ड में हर वार्ड में कोई ना कोई हमारी टीम के सदस्य हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं। उसके अतिरिक्त भी जितना अपना दिनेशपुर हो गया, गदरपुर हो गया, किच्छा हो गया, हल्द्वानी हो गया, हमारा हल्द्वानी भले ही नैनीताल क्षेत्र में आ गया, लेकिन मैं टीम विस्तृत रूप से बता रहा हूँ आपको। आपका किच्छा हो गया,
और हल्दी हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे हमारी हर प्रकार से बल्क के सबसे टीमें हैं। जैसे हल्दी में जैसे 100-150 लड़के, हमारा टैमरा फार्म हो गया बिलासपुर क्षेत्र में आता है, वहाँ पे हमारे 100-200 हमारे भाई हैं टीम। और इसके रुद्रपुर के अंदर भी हमारे 100-150 लोग हैं। तो इस प्रकार से हमारी सारी टीमें हैं। और हमारा ये भी दायित्व रहता है कि हमारी टीम में जो भी जुड़े उसको, ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंटरव्यू में नहीं था, उनका मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनको नशे से और मांसाहार से, हर प्रकार से दुर्व्यसन, दुर्गुण, हर प्रकार से उनको भी दूर कर सकूं। वो भी मेरा दायित्व रहता है और मैं बहुत लोगों को कर भी चुका हूँ। कितने लोग मैं मानता हूँ अप्रोक्स इस टीम में होंगे अभी? अप्रोक्स अगर आप अनिल भैया देखेंगे तो 350 से 400 लोग हैं। अतिशयोक्ति कह दूं तो 1000 है, लेकिन ये सब कहने वाली बातें होती हैं। सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य आप कह सकते हैं कि तत्काल अगर मैं बुलाना चाहूं तो 1.5 से 2 घंटों में मैं हम लोग 200 से 300 की संख्या कर देते। जो भी अपने कार्यक्रम देखा वो मात्र एक दिन की तैयारी। ठीक है। और मैं ये मानूं कि शहर में जो शहर, अगर आप जिला अध्यक्ष हैं तो पूरे जिले की आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। शहर में नेतृत्व कौन करता है अगर विराट आर्या नहीं है तो? शहर में अगर मैं नहीं हूँ तो छोटा भाई है, राधे है, जिला महामंत्री है और प्रारंभ से मेरे साथ ही है, आज भी मेरे साथ साई की तरह चलता है। उसके अतिरिक्त हमारे राघू भाई हैं, सुनील सनातनी, हाँ, नगर अध्यक्ष हैं, राधे सनातनी, हाँ राधे हो गया, दोनों सगे भाई हैं। और तीसरा भाई मेरा, हम लोग मेरे को ही मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रेम भाई हैं, विशाल है, अनिकेत है, चंद्र, मतलब अगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा तो फिर कहेंगे भैया हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं मैं वो प्रथम चहरे की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तो टीम में फिर हर राधे संभालता है, राधे संभाल लेता है। ठीक है, राधे संभाल लेता है, ठीक है। और टीम को लेकर यह है, अब एक बड़ा सवाल विराट हर बार आ जाता है जी, जो ऑफ कैमरा हम हर बार लोग आप करते हैं, और ये सवाल भी है और ये समझ लीजिए आरोप भी है। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ऐसे प्रश्न हो और मैं उत्तर दूंगा बेबाकी से। सारे लड़कों का खर्चा जी, ये निर्वहन कैसे होता है? इतने सारे लड़कों का खर्चा, कोई खर्चा लेता ही नहीं है। नहीं, फिर भी देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं उस फील्ड से हूँ, आप मेरे को जानते हो। 2017 में मैंने डेयरी करी है और मैं जानता हूँ कि जानवर के पास उसके रखरखाव के लिए ये एक अच्छा खासा खर्चा है। ठीक है, चीजें होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर आपको हम ये भी कह देते हैं कि अभी अचानक से यहीं से कोई 1 किलोमीटर दूर पे कोई गाय या कोई बैल, सांड इस तरीके से इंजर्ड हो गया है, बछड़ा हो गया, कोई छोटा बच्चा हो गया, तो आपकी टीम फौरन वहां पहुंचती है और 8 से 10 लड़कों की टीम है। वहां तक आने और जाने का ना चाहते हुए भी अगर कोई लड़का नहीं पैसा लेता है तो भी वहां तक जाने और आने का खर्चा है, और उस जानवर पे उस समय भी खर्चा है। बिल्कुल है। तो ये सब चीजें कहां से मैनेज होती है, बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इस भाव से होती है तो फिर ये डॉक्टरों की टीम फिर ये क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं, मैं अनिल भैया वास्तविकता में देखिए लोग इन प्रश्नों से बचते हैं और मैं इन प्रश्नों में उलझता हूं क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है। आज आपने जो प्रश्न किया ना, बड़ा मेरा ये फेवरेट प्रश्न है। हाँ, मैं सीधे कहता हूं कि लोगों का कहना है कि ये चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं, हाँ, कि चीजें मैनेज कैसे करके हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये है कि ये गोरक्षा दल के आड़ में विराट आर्या और बाकी के जो ऊपर के लोग हैं, ये सब लोग अपना पर्सनल खर्चा चला रहे हैं और उनकी अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया ही है। हालांकि उस चीज पे भी जाएंगे, लेकिन ये सवाल हैं। नहीं, मैं तो उसका उत्तर देके बड़ा खुश हो रहा हूँ। देख रहे हो मेरे को कितनी हंसी आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं समिति का नंबर देता हूँ, उसमें चेक करिए कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से लोग हैं इस क्षेत्र के, कभी समय मिलेगा तो सूची बना के आपको दूंगा, उनके नाम भी लूंगा। जितने मेरे बड़े भाई हैं वो लोग सहयोग करते हैं। जैसे किसी ने तेल का कर दिया, किसी ने चारे का कर दिया, किसी ने दवाइयों का कर दिया, किसी ने शेल्टर का कर दिया। लेकिन वो इस प्रकार से उतना कोई नहीं आ जाता कि सारी चीजें बिना घर की सपोर्ट के मैनेज हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समय है, बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए, तेल लगा, जैसे भी आपने कहा, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे तेल लग गया कि वहाँ तक भूरा रानी से हमें गाय लानी है, तो भूरा रानी तक तेल लग गया, तो जैसे मान लीजिए आप ही मिलेगा अनिल भैया तेल डलवा दें, तेल डलवा दिया। उसके अतिरिक्त क्या हुआ, जैसे वहाँ पे औषधि दवाइयाँ थी तो किसी कहते भैया दवाइयाँ दिलवा दी, दवाई आ गई। किसी भी लड़के को जैसे कितने भी सेवादार हैं, जैसे 3 से 4 हमेशा परमानेंट रहते हैं, उनको हमारा कोई विधि विधान से बंधा हुआ कोई ये नहीं है कि आपको हम इतने पैसे देंगे या कुछ देंगे। अच्छा अनिल भैया एक बात बताइए, और मैं आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, आप ये उत्तर दीजिए मुझे, और ये मैं चाहता हूं इसका उत्तर मेरे को दें अगर, और इस पे खुले मंच से आपके आज इस सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर किसी के मन में ऐसे प्रश्न आते हो, मैं चाहता हूं, लोग तो बचते हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, खुले रूप में आकर मंच पे बैठ के डिबेट करो और एक एक बात का उत्तर ना दो तो विराट आर्य मेरा नाम नहीं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा घमंड नहीं है। कारण क्या है, एक बात बताइए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? हमारे देश की आर्मी का होता है, फौज का होता है। अगर हमारा कोई सैनिक, हमारी फौज का सैनिक अगर सरहद पर खड़ा है तो सरकार उसकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या कोई गौभक्त जो एक फौजी जितना तो मैं नहीं कह सकता, मेरी औकात नहीं है, मैं उन देश के तुलना ही नहीं है,
तो बड़ी हल्की बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने क्षेत्र में गौ रक्षा कर रहा है, क्योंकि गाय को वेदों के अंदर माता कहा गया है, अगर वो अपनी माता की रक्षा कर रहा है या फिर वो अपना सब कुछ छोड़कर उस कार्य में लगा है, तो क्या समाज का दायित्व तो नहीं बनता कि उसकी गाड़ी में तेल पड़वा दे? जो गाय क्या उसी की है, वो तो नहीं करेगा। आज मैं भी हूं, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं, मैं अपना कोई कारोबारी अपनी जॉब नहीं कर सकता, ये जो मेरा पैतृक कार्य पुरोहित वो भी करता हूं, आज वही करता हूं मैं। तो क्या बाकी जो लोग हैं, जो युवा हैं, क्या समाज को आगे बढ़कर उनका सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या बाकी मजहब पंथ संप्रदाय के अंदर जो ज़कात के नाम पे आज जितने भी इस्लामिक कंट्रियां या भारत देश के अंदर जितने भी इनके अलेमा उलेमा या फिर जो इनके प्रचारक हैं, उनको हर प्रकार से फंडिंग होती है, उनके खाने से लेकर, रहने से लेकर, उनकी चोट से लेकर, उनके परिवार तक रहकर सब उनकी सहायता करी जाती है। कि हमारे सनातन धर्म का यह दायित्व तो नहीं बनता कि जो व्यक्ति, जो योद्धा आपके लिए, आपकी गौ माता के लिए, रक्षा के लिए अपना सर्वत निछावर कर रहा है, कि आप उसका सहयोग करें ताकि वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर पाए? ये भाई साहब समाज का भी दायित्व बनता है। इससे विराट आर्य, अनिल रावत का दायित्व तो नहीं बनता है। गाय सबकी है, दूध सब पीते, जो नहीं माता वो भी पीता है। तो समाज के ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरा सहयोग करते हैं, मेरी टीम का सहयोग करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, और उनको पता है। और अनिल भैया, हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कितनी बार स्थिति हो जाती है, गाड़ी में तेल नहीं होता, कोई ये पूछने नहीं आएगा। चारे का कितना कर जाए, कोई ये पूछने नहीं आएगा। दवाई पूरी हुई नहीं, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, गाड़ी चल रही है, ये सब पूछने आएंगे। ये पूछने नहीं आएंगे उस गाड़ी में महीने का खर्चा होता है, वो कितना उधार है। गाड़ी से एक सवाल आया कि मेरे को ध्यान है कि कोविड के वक्त में एक बार हम बड़े चौराहे पर मिल गए थे, जब आपने बोलेरो की कहीं, मेरे ख्याल उसमें डिमांड या उसमें जरूरत, हाँ, उस समय गाड़ी नहीं थी। उसके बाद फिर आपको वो गाड़ी मिली है, उस पर एक बत्ती लगती है, उसके बाद चलते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी रहता है लोगों का कि वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी पे हमेशा उस गाड़ी की कमांड विराट आर्य के पास रहती है और किसी के पास क्यों नहीं? सब चलाते हैं। और सबसे लोगों का सवाल है ये। मेरा, मैं तो उत्तर दे ही रहा हूं। मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं, देखिए, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गाड़ी को विराट चला रहा है। मैंने एक कॉल की है, मैंने एक दिन थापर मिल से एक सिंगल कॉल की थी, और वहाँ एक सांड इंजर्ड था, ठीक है, और मेरी एक कॉल पर वहां पर गाड़ी आ जाती है। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है कि वहां गाड़ी आ गई। मेरा एम जो है, मेरा परसेप्शन था कि उस जो पीड़ित वो है, पशु है, जो उसको वहां पर इलाज मिल जाए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर भी मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी चलाता हुआ विराट ही आएगा और इस गाड़ी पे और कोई नहीं बैठेगा। ये क्या सवाल है? मैंने कल आपको देखा है बहुत सा टाइम बाद कि आप वहां पर आए, गाड़ी चलाते हुए, फिर विराट आता है। तो ये क्या सवाल होता है कि गाड़ी विराट किसी को चलाने नहीं देता या कोई और चलाना नहीं चाहता? देखिए, जिसने आपसे प्रश्न किया है, मैं चाहूंगा वही भाई आ जाए। शायद उस व्यक्ति को गाड़ी चलानी नहीं आती ना, पता नहीं, मेरे को पता है। ठीक है, अब देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जो हमारी कैंपर है वो चलती है, और वो किस स्थिति में चलती है वो सिर्फ विराट आर्य ही चला सकता है, इसलिए मैं चलाता हूँ, क्योंकि उस गाड़ी पे कितनी प्रॉब्लम तो इसे मैं जानता हूँ। दूसरी बात, वो गाड़ी जबकि मेरे सहयोगियों के कारण वो मिली, और लोगों ने कहा भी कि विराट काम करना, इसको नाम करना, लेकिन मैं पहला व्यक्ति था कि मैंने उसको अपने नाम तक नहीं किया। मैंने वो डायरेक्ट समिति के नाम कर दिया। गौरक्षा सेवा समिति के नाम वो रजिस्टर्ड है, तो मेरे नाम भी नहीं है वो, ये भी मैं आपको बता दूं। ये सबसे सेफ साइड है कि अगर आप कभी कोई ऐसी एनजीओ पे काम करते हो, तो आप बेहतर काम होगा कि उसका क्रेडिट लेने, क्योंकि क्रेडिट एटलीस्ट लास्ट में फिर विराट आर्य के ही तो ठीक है, आरोप भी विराट आर्य के ही सिर आएंगे। और उसमें मैं तो चाहता हूँ, नहीं अनिल भाई, इसका उत्तर ले लो। मैं इसका उत्तर, मैं किसी प्रश्न में बचूंगा नहीं। जैसे लोग बचते हैं ना आगे प्रश्न में, मैं तो इसका उत्तर दूंगा। ऐसा है, हमारी टीम में जो गाड़ी है वो चलाता मैं इसलिए हूँ क्योंकि 24 घंटे में उस चीज़ में लगा रहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई, मैं कहता हूँ कि आप ये संभाल लो और 24 घंटे जाना है, तो नहीं कर पाते वो। अब जैसे मेरे को तो, जैसे मान लीजिए तेल नहीं हुआ, तो मेरे पिताजी वाकई में मेरे लिए भगवान का रूप है। कितनी बार ऐसा होता, पापा तेल डलवा दो, तो मना नहीं करते, बेटा ठीक है तेल पड़वा दे। अब उसकी फैमिली, मेरी टीम में जितने भी सेवादार हैं, वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। ये बड़ी सोचनीय विषय है, ये समाज का भी चिंतनीय विषय है कि वो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। परंतु उनके अंदर एक चीज़ है, गौ सेवा के लिए समर्पित होना, तो वो नहीं चला पाते। और जिसको चलाना है, मैं तो चाहता हूँ खुद आओ, गौ रक्षा करो, आप भी ले जाओ, मजा आएगा। हम तो खुद चाहते हैं हमारी टीम में और लोग जुड़े। अच्छा, एक सवाल और भी है विराट जी कि मान लीजिए मैं भी इस मामले से मतलब इत्तेफाक रखता हूँ। जब हमने कोविड के दौर पे जब हम बाजार निकले थे, तो धीरे धीरे करके लोग हमसे जुड़ते चले गए, और ये कोविड का ही असर है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि इस कोविड ने ही फिर हमें वो नई सोच दी है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि अनिल रावत का वो दूसरा पुनर्जन्म वाला, अगर आपदा से अवसर, हाँ, आपदा में अवसर क्या होता है, मतलब आपदा ने हमें वो निखार के दिया है। उन्होंने लोगों ने हमें समझा दिया कि लाइफ, जिंदगी केवल अपने के लिए नहीं जी जा सकती, अपने के लिए तो जानवर जिया करते हैं, इंसान। शायद भगवान ने हमें इसीलिए इंसान बनाया कि हम दूसरे लोगों का दुख दर्द समझे और हम जानवरों का भी समझे। आप जानवर का समझते, हमने इंसानों का समझा था। और ये करके मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने शुरुआत वाले दिन भी कहा था, और मैं आज फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि अंततः मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं समाज के उस
कुंठित मानसिकता से निकला वो व्यक्ति हूँ जिसे समाज की उस अंतिम चरण में खड़े हुए व्यक्ति की परेशानी झलकती है और जो उसकी आवाज बनना चाहता है। अच्छा, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, मैं जो मेरे को जानते हैं वो जानते कितना कड़वा बोलता है इंसान। कोई अनिल भाई ने मुझे बुलाया तो कोई ये नहीं है कि मैं अनिल भाई की तारीफ में बोल रहा हूँ। शहर के 2-4 पत्रकार मेरे व्यवहार से बिल्कुल परिचित हैं कि मैंने उनके साथ भी किस प्रकार का जब गलत थे व्यवहार किया। तो अनिल भाई, वास्तविकता में मैं दिल से इस व्यक्ति का सम्मान करता हूं, क्योंकि उस काल में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हो रही थी और मैंने इकाई वाला विषय रखा था तो किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। तो अनिल भाई ने उस समय, क्योंकि अगर भूखे को कोई रोटी दे दे, अगर कृतज्ञ भावना होगा तो वो याद रखे उसने मेरे को रोटी, तो इस व्यक्ति ने मुझे गले लगाया था। मैं आज भी सम्मान करता हूँ। और धारा प्रवाह में सब लोग तैर लेते हैं, जैसे आज जिनकी सरकार है सब लोग चले जाते हैं, लेकिन अनिल भाई आज भी सत्य बोलते हैं। इस शायद इसलिए आपके चैनल उठने में भी समय लग रहा है कि आप ज्यादा बटरिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए आपका दिल से सम्मान है। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइक नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं मीडिया का ये भी कहता हूँ कि कई बार होता है कि खबर चलानी अवश्य चाहिए, लेकिन कई खबर इसलिए भी नहीं चलानी चाहिए कि समाज में उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं इस मामले में बहुत कम मेरा रहता है। बहुत टाइम लगा मुझे आपके साथ ही बैठने को लेकर, तो लेकिन हाँ, मैं सवाल पे फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जब हम कोविड में दौर में जब हम बाजार में निकले तो बहुत सारे लोग थे जो हमारे सहयोग करने के लिए, और मैं रुद्रपुर शहर को इस मामले में बहुत मतलब सैल्यूट है मेरा रुद्रपुर शहर में कि भले ही चाहे कम लोग हैं लेकिन वो बहुत सटीक लोग हैं कि जो लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। कई बार हम अपील कर देते हैं किसी के लिए और वो लोग बड़े उस तरीके से रहते हैं सजग, और इसी वजह से आपका आज गोरक्षा दल चल रहा है और हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है कि विराट आर्या का जो अपना रख रखाव है, अपना रहन सहन और पहनावा है, इसको लेके कई बार आरोप उठते हैं कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आदमी को गंदा होना होता है। आपकी टीम के लोग तो इस तरीके से रहते हैं कि विराट आर्या हमेशा टिप टॉप रहता है। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है और बिजनेस क्या है विराट आर्या का, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके से एक विराट आर्या का खर्चा चल रहा है, क्योंकि परिवार में 100 चीज़ें होती हैं। तो विराट आर्या का अपना बिजनेस क्या है, क्या खर्चे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अब देखिए ऐसा है, अभी सुबह की बात थी, मैं एक रेस्क्यू करके आ रहा हूँ। मैं अकेले गया क्योंकि एक कॉलोनी का मामला था, वहां से एक बछड़े को निकाला। मैंने किसी को नहीं बताया, छोटा बछड़ा था, तो मैं पूरा सन गया। अब मैं फिर गया तो नहा के आया, स्नान करके आया। उस समय मैं गंदा था तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई। अब नहाने के बाद एक स्वच्छ, लेकिन उस समय आप गंदे थे, उस समय विराट आर्या ने भी वीडियो नहीं बनाई मेरे ख्याल, अकेला था ना। अब मैं वीडियो बना के तो बछड़ा नहीं उठा सकता था, तो वीडियो बना रहा था, कोई था भी नहीं, बरसात थी, उसको रखा मैंने अपनी गाड़ी में, मैं लेके आ गया, मैंने शेल्टर छोड़ दिया। उसके बाद मैं स्नान करके आया। अच्छा, मेरे कौन से ब्रांड के कपड़े हैं जो मैं यह जमन करता हूँ, मेरे पिता करते हैं, वो हमें कपड़ा मिल जाता है, मैं उसको कुर्ता पजामा सिलवा लेता हूँ। इतनी तो बकत है मेरी कि मैं 300 रुपये सिलाई की दे देता हूँ, ठीक है, वो भी 350 लेता था। मैंने कहा बताया मैं गौरक्षा करता हूँ, पुरोहित का कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप 300 दे दो। अब मेरे रख रखाव की बात, अनिल भैया, बहुत ही सिंपल खाना पीना। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपके पास रहने का, अपना व्यवहारिक का और अपने पहनने का सलीका है ना, तो आप छोटी सी चीज़ में भी अच्छा पहन के अच्छा दिख सकते हैं। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बहुत महंगी ब्रांडेड हो। यहीं बैठा हूँ, सेम हियर, मोबाइल को छोड़ के मेरे पास कोई चीज़ नहीं। मेरे पास तो मोबाइल भी सस्ता वाला है, ठीक है। नहीं, हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना। नहीं, ये अच्छा, ये HMT की घड़ी है, 300 रुपये की आती है, 500 रुपये की आती है, ठीक है। कुर्ता पजामा मैंने बता दिया, पुरोहित के हवन में मिलता है कपड़ा, उसका सिल जाता है कुर्ता पजामा। ये वैसे ही मिल जाते हैं सम्मान के रूप में। कुछ तो फायदा हुआ पुरोहित का, नहीं तो हमने तो रोज कुर्ते पजामे खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, और हमें कोई 300 रुपये में सिलवा के भी नहीं देता। लेकिन आपसे कोई प्रश्न भी तो नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं तो बाकी नॉर्मल भोजन करता हूँ और अपना यह जमन करके, अपने वेद मंदिर का मैं पुरोहित भी हूँ, तो वहाँ पे जो विवाह इत्यादि। पुरोहित वाली बात आई थी, आपने भी बताया था कि आप कुछ कोई मंदिर है। हाँ, वेद मंदिर का मैं पुरोहित भी हूँ। तो ये पुरोहितगिरी कहाँ से सीखी? ये पुरोहित का जो कार्य सीखा मैंने गुरुकुल पूट में मैं गया था, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद अभी विगत 2 वर्ष पूर्व मैं 3 से 4 माह के लिए दिल्ली भी गया था, वहाँ पे भी गुरुकुल है, तो दिल्ली सभा, तो वहाँ रहा था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हमारी कंटिन्यू रही और पिताजी ने बचपन से सिखाया है, तो यज्ञ जवन ये हमारे नसों में है, तो वहाँ से हम लोग इतना कर लेते हैं एक यज्ञ से या अपने विवाह इत्यादि से कि मेरे उसमें से खर्च निकल जाते हैं, इसलिए मेरे को चिंता नहीं करनी। खाना पीना मेरा नहीं, कोई ऐसा शौक नहीं मेरा कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, कोई वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, तो इतना तो अनिल भैया, इतना तो मैं कमाई लेता हूँ एक हवन से कि मैं अपने जीवन का निर्वहन कर सकूं। मेरी पत्नी का भी ऐसे खर्चा नहीं। बहुत सारे ऐसे जो आपके पुरोहित हैं, पंडित हैं, जी जी जी, जो केवल ये काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस पंडिताई से ये सब कुछ चीजें नहीं चल सकता। क्या है कि महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं, महत्वाकांक्षा ज्यादा है। हमारा तो अच्छा चल रहा है। हाँ। हमें ऐसा ना भाई साहब, कोई ये नहीं कि हमें कोई खर्चे ऐसे करने पड़ रहे हैं कि हमें जूते पहने हुए 300 रुपए हैं,
ठीक है, तो मैं बता तो रहा हूँ, अब इसमें भी लोगों को दर्द है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित विराट आर्य जिसके आगे जिलाध्यक्ष गोरक्षा दल जिला है, उसकी जो पंडिताई की फीस है वो ज्यादा है उन लोगों की तुलना में? अच्छा, ऐसा तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं ऐसा भी हो सकता है, नहीं, जितना बड़ा पंडित उतनी ज्यादा फीस, क्योंकि हमने तो कई बार ऐसे भी देखा है, कई पुरोहित ऐसे हैं जिनकी फीस है लाखों में। मैं एक बार दिल्ली गया था, वहां मैंने एक पुरोहित जी देखे, वो बाकायदा लंदन से उस समय आए थे। हाँ बिल्कुल आए तो होंगे। उनकी फीस आप समझिए, लंदन से टिकट करवाने पड़े करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित विराट आर्य को पुरोहित पर बुलाने के लिए कि बलेरो तक में तेल डलवाना पड़ेगा आपकी, पहले तेल की टंकी फुल होगी, फिर आप हमारे घर बंटाई करने के लिए आएंगे, उसके बाद फीस उतनी मिलेगी? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने पिताजी से सीखी है। एक बार पिताजी के साथ मैं बच्चों ने हवन करने गया तो मेरे पिताजी दक्षिणा नहीं मांगते, आज तक नहीं मांगते, ना मैंने मांगी कभी। तो मैंने पूछा, पापा यार सब लोग आप नहीं मांगते? कह रहे बेटे देख, इसका दो कारण है। मान ले अगर किसी को आपको दक्षिणा बढ़ा के देनी है और आपने मांग ली अपेक्षा से अधिक और उसको देनी थी ज़्यादा, तो आपके पास तो उसके हिसाब से कम आ गए, और किसी के पास है नहीं और उसके अंदर श्रद्धा है तो दे नहीं पा रहा, तो अगली बार से आपको बुलाएगा नहीं, हवन से भी उसका ध्यान हट जाएगा कि तो पैसे के लिए काम होता है। ये तो सेम आपने वैसी बात कह दी कि जैसे मैं साथियों मंदिर के अंदर जाके मैं भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो उसने देना वो उसने देना। ऐसा ना हो कि वो मुझे देना बड़ी गाड़ी चाहता और मैं बस छोटी मांग के ले जाऊं, या फिर उसने मेरे लिए कुछ सोचा और इसके अतिरिक्त भी एक बात आपको बता, मेरे पिताजी कहते हैं कि पुरोहित के कार्य जो है वो यज्ञ करना, करवाना, दान देना और लेना दोनों काम है। देना भी है, ये कोई पुरोहित नहीं बताएगा आपको, तो इसलिए पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने तो आज तक सुना है कि बिल्कुल ये भी कार्य है पुरोहित का, दान लेना और देना। अपने से जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको देना चाहिए। हमारे यहाँ जो पिताजी अंतिम संस्कार के अंदर करवाते हैं, जो भी आता है आप देखेंगे कितने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ क्षेत्र में भी लोकल हैं, बहुत करोड़ों रुपए के व्यापार खोल रखे हैं उन लोगों ने। तो हमारे यहाँ जो भी खाट या जो भी सामान आता था, हम कोड़ी आश्रम में जो भी आर्थिक रूप से विपन्न है उनको दे देते हैं। हमारे यहाँ आपको आज भी कोई खाट, कोई चप्पल, कोई कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। राशन दिया तो कोड़ी आश्रम में रखते ही नहीं हम लोग, और कोई कपड़ा है वो भी दे देते हैं, रखते, मतलब हम उसका यूज़ नहीं करते। हमें भगवान की कृपा से ठीक है, हमें क्या करना है, यूज़ करना है उसका, क्या करना है उसको लेके। चलिए, ये तो पंडित विराट आर्य से उनके बारे में तो खासी बात हो गई। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और अब दूसरी तरफ करो। हाँ करिए साहब। कई बार ये सवाल उठते हैं, लोगों को लगता है कि पंडित विराट आर्य को अपने इस टीम का या अपने इस काम का अहम हो चला है, जिसका अहम का जो रुख है वो इस तरीके से है कि उनको लगता है कि आने वाले समय में जो विराट आर्य है वो ये ख्वाब देख रहा है, या उसके से ख्वाब है कि वो राजनीति में जाकर किसी एक मुकाम को हासिल कर लेगा। क्या ऐसा कभी मन में ख्याल आता है कि कभी चुनाव लड़ने का या किसी चीज़ का, या कभी लाइफ में कभी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई हो, चुनाव लड़ा हो? आपके देखो दो प्रश्न आ गए। एक प्रश्न का उत्तर आपसे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। अहम कितना ही आप जानते हो ये तो आप ही उत्तर दे सकते हो। 2013 और 2025 अहम तो क्या है जो आप जानते हो। आपको मेरी राजनीति ख्वाब बहुत अच्छे दिखा देती है विराट। मैं एक चीज बताता हूँ, राजनीति एक ऐसी चीज है जो ख्वाब बहुत अच्छे दिखाती है। कल को कोई व्यक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर आपसे कह दे कि विराट आओ आगे बढ़ो, तो उस समय क्या होता है कि मन में मतलब चीजें आ जाना, ख्वाब देखना, ये सब बहुत आसान काम होता है। अब ये इस बार भी हमने चुनाव में देखा है कि हम चुनाव देखे, चुनाव राजनीति का स्तर दिन ब दिन नीचा गिरता जा रहा है, बहुत नीचा, ठीक है। और चुनाव को लेकर जो लोगों के अपने हैं और जो उनके मनगढ़ंत कहानियां वो चल जाती है। ऐसा ना हो जाए कि कभी कोई व्यक्ति आकर विराट के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कानों में कुछ फूंक दे और उस दिन विराट का मन हो जाए कि हाँ मेरे पास एक टीम है, मेरे एक सुर में लोग नारे लगाते हैं विराट आर्य जिंदाबाद इस तरीके से, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उस दिन वो गाड़ी पर प्रदेश अध्यक्ष लिख जाए या संगठन मंत्री हो जाए, कुछ हो जाए, तो चुनाव लड़ने का क्या मन में कभी ख्याल आता है, या ऐसा कभी है कि कभी मैं चुनाव लड़ूंगा, स्थिति बदलूंगा? अनिल भैया ऐसा ना, मैं आपको बताऊं, कंधे पे हाथ तो बहुत बार रख दिए लोगों ने, बहुत बार कंधे पे हाथ रखे। इस्तेमाल करना और इस्तेमाल होने में फर्क है। नहीं, फर्क है, बिल्कुल रख दिए। तो मैं इस्तेमाल ना किसी का होता हूँ और ना मेरे को इस प्रकार का अभी वर्तमान में तो इस प्रकार का कोई इच्छा ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि राजनीति का, जैसा आपने कहा, स्तर इतना गिरता जा रहा है, तो इस प्रकार की अगर राजनीति और अधिक रसातल में जाएगी तो मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो इनके प्रकरण कुछ भी करके आपको सत्ता पानी है। अब भाई साहब, जो इंसान अपने पेट की बात अपने मित्रों या अपने परिवार से बिना छुपाए रह नहीं सकता, वो कैसे राजनीति तो ये अपने सगे भाई को भी मारना पड़ता है, या भाइयों के बिना रोटी हजम नहीं होती है। तो भाई साहब अभी उतना लेवल नहीं गिरा है कि जाके राजनीति में अपना सर खपाई करें। परमात्मा ने, देखिए मैं अनिल भैया आपको बताता हूँ, सब प्रारब्धों का खेल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये गौ सेवा करूंगा, या कभी अनिल भैया और हम यहाँ बैठ के इस प्रकार की चर्चा कर रहे होंगे। मैं कपिल शर्मा की तरह पूछता हूँ, कभी आपने सोचा था कि आपको अनिल रावत के साथ मंच? मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं अगर जाऊँ, वैसे ही मैं आपको मिलियन सोमिन कहता हूँ, जैसे वो बुजुर्ग नहीं हो रहे, ऐसे आप बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं। तो पहले भी ऐसे था, आज भी। तो अभी तो फिलहाल इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भाई साहब
समाज में परिवर्तन वैसे भी कर पा रहे हैं और राजनीति में। एक सवाल है, जी। 2017 में आपने डिग्री कॉलेज में एक चुनाव लड़ा था, जिस चुनाव के परिणाम आपके अनुकूल नहीं आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद मन निराश हो गया राजनीति में आने के लिए? निराश अनिल अगर भैया, उस दिन विराट आर्या जीत जाता तो क्या विराट आर्या आज ऐसे बैठा होता? अनिल भैया ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए उस समय भी कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था और चुनाव लड़ के बहुत कुछ सीखा और ये भी सीखा कि रुद्रपुर की राजनीति किस प्रकार से आपके फेवर में होते हुए भी कैसे, जब आप किसी के बटरिंग नहीं करते हो। अच्छा, मेरे अंदर एक स्वभाव रहा है कि भाई साहब अगर आप गलत हो ना तो मैं किसी भी कीमत पर आपसे किसी प्रकार की प्रलोभन की बातें करूंगा नहीं, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, आप गलत हो, आप गलत हो। राजनीति में क्या है, सब कुछ करना पड़ता है, वो मेरे चरित्र में अगर था विराट नहीं। आर्या उस दिन चुनाव जीत गए होते जी। तो क्या आज विराट आर्या ऐसे होते? नहीं, कई बार होता है ना कि फेल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब चीजें आसान दिखाई देती है, क्योंकि फिर आप आदमी को फिर अपने वो इम्पट जी। पता चल जाते हैं, प्लस माइनस पता चल जाते हैं। देखिए भाई साहब, संभवतः मैं वो चुनाव हार कर भी नहीं हारा, क्योंकि जीता हुआ जो प्रत्याशी था वो भी आज भी कहता है कि विराट भाई सब कुछ था हमारे पास, उसके बाद भी एक सिंगल लड़के ने मात्र 70 वोट से, और किसी सीट पे चुनाव नहीं था, किसी सीट पे, सारी सीटें निर्विरोध करा दी थी हमारे क्षेत्र के नेताओं ने। एक ही सीट पे चुनाव था, उपाध्यक्ष पे, और 1 रुपए की शराब नहीं पिलाई, 1 रुपए का किसी को चिकन नहीं खिलाया, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्या उस दिन पंडित विराट आर्या का पुरोहित होना लोगों को नागवार गुजरा क्या? नागवार ये गुजर गया कि उस समय ये था ना, कुछ क्षेत्र के हमारे कह रहे कि स्पेशल क्षेत्रवाद होता है, ये मैं जानता हूँ। हाँ, देखिए आप सरकार मौजूदा समय में कितना मर्जी हिंदू धर्म या जातिवाद का हल्ला मचा ले, जब धरातल पे चुनाव होते हैं तो जातिवाद, जनगणना, ये सब चीजें मायने रखती आ जाती हैं, सब कुछ होता है। क्या उस दिन एक पंडित विराट आर्या को एक आम साधारण से घर का एक, हाँ, ये बहुत बड़ा कारण था कि उसके पास इतना पैसा है और वो इतने पैसे खर्च कर रहा है, उसने इतनी गाड़ी लगा दी, उतना दारू पिला दी, उतने पैसे खर्च कर दिए, तो ये मुझे उस दिन लगा। और मैं चाहता तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था समाज को कि अगर सामान्य परिवार का व्यक्ति भी अगर चाहे तो चुनाव लड़ सकता है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकता है। उस भाई के मैं समझता हूँ जहाँ तक 4.5 से 5 लाख खर्च हो गए, मेरे 50,000 भी खर्च नहीं हुए थे और 70 वोट रह गए थे मेरे। लेकिन हकीकत तो यही है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, कारण ये है उसका कि या फिर वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से जो नेता उसको गाली भी बक रहे हैं, उनके पैरों में गिर जाए, मुझसे वो होता नहीं था। मुझे तो जिसने गाली बकी मैंने हाथ जोड़ दिया, भाई साहब चुनाव नहीं लड़ना, गाली नहीं सुनूंगा तुम्हारी। चलिए अब तो इससे थोड़ा हटके बात करते हैं। अभी बीते दिन आपकी एक टीम ने पुलवामा, पहलगांव हमले को लेकर, एक भगत सिंह चौक से लेकर वहां तक वो किया था, तो पहलगांव हमले पर एक सनातनी होने के नाते जी पंडित विराट आर्या का क्या स्टैंड है? मेरा यही स्टैंड है कि इस प्रकार की जिहादी मानसिकताओं को, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उस बच्चे का इंटरव्यू सुना ना, उससे पहले ठीक है, हमें भी लगा कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अगर राजनीति ना हो, क्योंकि देखिए जब तक किसी चीज़ को परिष्कृत करके ना देखा जाए तो उसमें कोई भी टीका टिप्पणी करना गलत होता है। लेकिन एक छोटा सा बालक जब ये बोल रहा है कि मेरे पैंट उतार कर देखा गया कि मैं कौन सी जात का हूँ या फिर मैं कौन सी धर्म का हूँ, उसके बाद उसकी जो एक पत्नी थी वो रो रही थी कि मेरे से पूछा गया, उसके बाद फिर मेरा खून में उबाल आया कि यार ये तो फिर गलत हो रहा है। आप यार आतंकवाद हो, आतंकवादी ठीक है, अगर आप आतंकवाद करो समझ आते, लेकिन आप किसी का धर्म पूछ के मारो तो भाई साहब ये सीधा जिहाद है। मेरा एक सीधा सवाल है, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, क्या आतंकवाद का कोई धर्म वाकई में होता है? भाई साहब जिस परिस्थितियों में हम देख रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है नहीं, आजकल आप जिस पर देख रहे हैं नहीं, तो मैं इस चीज को छोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि आतंकवाद का केवल काम है नफरत फैलाना, जी ठीक है, और इस तरह की बातें करना। क्या वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म होता है? देखिए अगर होता है तो फिर बहुत सारे सवाल आने। देखिए भाई साहब, इसका सवाल का उत्तर इसी प्रश्न में है। एक बात बताइए, जब भी घटनाएं हुई हैं, जब भी, आप मुझे प्रमाण 2 दे दीजिए, 100 में से 2% आप प्रमाण आप मेरे को दीजिए, 99% मैं देता हूं कि जितने भी ये स्कैंडल होते हैं, जितने भी ये कांड होते हैं, जितना भी आतंकवाद की मुहिम होती है, इसके अंदर हमेशा अकबर, अब्दुल और इस प्रकार के ही लोग क्यों निकलते हैं? इस सवाल को एक चीज बताता हूँ, जब कश्मीर पर हमला होगा तब ये लोग इसी तरीके से निकलेंगे, लेकिन बाकी और जगह जहां बाकी और हमारी सरहदें जहाँ छू रही हैं, आप प्रमाण दो मुझे। मैं कहता हूँ बांग्लादेश में अगर ये घटनाएं होंगी तो वहाँ ये नाम ये नहीं आएंगे, वहाँ अलग नाम आएंगे। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुलवामा हमले के बाद, मैं देखिए इसी बात में आ रहा हूँ, पुलवामा हमले के बाद मैं थोड़ा सा ना, मैं इस चीज को वाकई में जोड़ता हूँ कि अगर ये वाकई में घटना इस तरीके से हुई है तो ये बहुत एक विचारणीय एक वो है, ठीक है। और इसमें मैं तो सीधे सवाल ये है कि सरकार से उठते हैं कि पुलवामा हमले के बाद 300 किलो RDX कैसे आ जाता है शहर में, कश्मीर जैसे इलाके में। इस मामले की आज तक जांच नहीं हो पाई है। और 19 तारीख को मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे सूचना है, कि मोदी जी ने वहां जाना था, अमित शाह जी ने वहां जाना था, राजनाथ सिंह जी ने वहां जाना था। अगर रुद्रपुर शहर में माननीय मोदी जी रुद्रपुर शहर आते हैं तो उनकी एक बड़ी तगड़ी सी टीम पहले एक हफ्ते पहले आती है। तो क्या
जो 2 दिन बाद वहाँ दुर्घटना हुई, उससे पहले टीम वहाँ गई थी, उन्होंने वहाँ कुछ सर्वे किया था, नहीं किया था, जबकि खुफिया तंत्र ये बताते हैं कि 2 हफ्ते से वो आतंकवादी वहाँ थे, 2 हफ्ते से आतंकवादी थे। तो मैं क्या अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल नहीं है ये? भाई साहब देखिए ऐसा नहीं, क्या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं है? क्या आम जनमानस की जो लोग मारे गए हैं उनकी जान की कीमत केवल इतनी है कि वो हिंदू हैं? तो ऐसे तो हिंदू कहीं भी मारा जा सकता है, फिर सेफ कहाँ है? भाई साहब हिंदू तो अपने खुद कर्मों से मारा जा रहा है ना, अपना धर्म छोड़ दिया, अपनी जो भी धरातल पर कार्य करने वाले लोग हैं उनको जब आप नहीं पूछोगे, देखिए आगे वही प्रश्न मैं तभी उत्तर देना चाहता हूँ। एक बात बताइए, हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, जो गौमाता के लिए लड़ रहा है, उसका सहयोग भी नहीं करना। अगर वो कुछ करे तो उससे प्रश्न लगा रहे हैं। आप एक मेरे को उदाहरण दीजिए कि जितना पैसा जकात में इकट्ठा होता है, एक ठेली वाला सुबह अपना फल बेच के 500 रुपए कमाता है, 50 रुपए वो जकात के नाम पे देता है, वो अपने मजहब के लिए जो भी कर रहा है अच्छी बात है, वो उसके अपने संस्कार है, कोई पूछने नहीं जाता। तो सनातन के अंदर कार्य करने वाले लोगों को आप किसी प्रकार से उनको मजबूत करोगे नहीं। उसके बाद अगर वो कुछ करेगा तो उसे प्रश्न पूछोगे, और आपको चाहिए गौ माता राष्ट्र माता बने और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो किस प्रकार से होगा अनिल भैया? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कल को कश्मीर चले जाऊं और मुझ पर हिंदू पूछ के हमला हो जाए, तो मैं फिर ये समझता हूँ कि हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार हमें कैसे बचा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल है या नहीं है? ये मेरा बड़ा भाई साहब बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल प्रश्न उठना चाहिए। और अगर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली सरकारें इस पर किसी प्रकार से मंथन नहीं करेंगे तो हिंदू को उन सरकारों के बारे में 6 साल के बाद, पुलवामा हमले के 6 साल के बाद स्थितियां जस की तस रही, जबकि नोटबंदी के बाद सरकार ये कहती थी कि आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। कैसी कमर टूट गई जहां भाई साहब हिंदू नाम पूछकर गोली मारी जा रही है? भाई साहब यही तो बड़ा चिंतनीय विषय है। और मैं आपको बताऊं, हिंदू हमेशा इसलिए मारा गया तो राजनेताओं पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहता है। अब एक बात बताओ, अगर अभी किसी एक मिनट, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि अपनी लड़ाई जो लोग खुद नहीं लड़ना जानते वो अक्सर ऐसे मारे जाते हैं। बस राजनेता कभी किसी धर्म और पार्टी से नहीं होते। जिस तरीके से मेरा भी ये मानना है कि जिस तरह से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, राजनीति का भी कोई धर्म नहीं होता। राजनीति केवल राज करने की एक नीति है, कैसे और किस तरीके से वो गद्दी हासिल की जाए, इसी तक सीमित है जी। बस यही बात मैं भी कहता हूँ। और मेरा ये कहना है कि भाई साहब हमें युद्ध स्वयं लड़ना पड़ता है। देखिए आपको मैं बात बताऊं अनिल भैया, अगर आपके घर के अंदर सर्वप्रथम कोई चोर आ जाए तो आप सर्वप्रथम अपने घर में कोई डंडा ढूंढेंगे, लाठी ढूंढेंगे, या पहले पुलिस को फोन? मैं सिंपल बात कहता हूं, मेरी लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ेगी ना, बजाय इसके कि मैं पुलिस के हवाले रहूं, पड़ोस के हवाले रहूं। हाँ, ये हो सकता है कि मैं चिल्ला के पड़ोस को बुला लूं, लेकिन उसमें देर हो जाएगी। मान लीजिए वो उस तैयारी से है तो आपको चिल्लाने का भी अवसर ना मिले, वो चाकू या बंदूक रख देंगे, आप कहां से चिल्ला लोगे? वो तो लूटेंगे, भाग जाएंगे। तो सर्वप्रथम सनातनियों को स्वयं अपने धरातल पर खुद मजबूत होना पड़ेगा। दूसरे पे उंगली उठाने की ये सबसे बड़ी कमी है। वो ऐसा कर रहा है, वो उतने बच्चे कर रहा है, वो ये कर रहा है। अरे आप भी करो ना। आपको किसने मना किया अपना दसवंत निकालने के धर्म के लिए? निकालो ना। जो कर रहे हैं उनको मजबूत करो ना। अरे आप बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन जिनके घर में ज्यादा बच्चे हैं एक बच्चा गोद ले लो ना, क्या दिक्कत है? एग्जैक्ट बात है, बिल्कुल मैं भाई साहब मैं तभी तो अनिल भैया ये बड़े सही सवाल मैं कहता रहा हूँ, कोई बहस तो करे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई आगे बहस तो करे। खर्चा कैसे होता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है? अरे पूछो। मैं एक बात और भी कहता हूँ, अगर हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ रही है, तो सरकार अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेके आई? भाई साहब यही तो हम भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं लेके आ रही है। भाई साहब यही तो सरकार को सोचना है, किस समय का विचार कर रहे हो, किस लिए विचार कर रहे हो और क्यों विचार कर रहे हो। आज पहलगांव हमले के इतने दिन के बावजूद केवल टीवी चैनलों पर डिबेट है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में कोई बड़ा डिसीजन नहीं आ पाया। और केवल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, जबकि मैं जानता हूँ कि उस नदी पे बांध लगाने का मतलब है कि पंजाब जैसे एरिया को डुबा के मार, बिल्कुल वो खुल गया है। ठीक है, वो सब खाली बातें वहीं तक ही होता है। अच्छा, विराट इस चीज से हटकर करते हैं, काफी लंबी बात होगी, शॉर्ट शब्दों में बात पूछना चाहता हूँ। नैनीताल में परसों एक 12 साल की लड़की के साथ एक कुकृत्य वाली घटना हुई है, जिसमें एक 72 साल के बुजुर्ग को 76 साल की उम्र के बुजुर्ग को एक उसमें आरोपी करके अरेस्ट किया गया। उसके बाद वहाँ बड़ी घटनाएं हो गई, वहाँ बवाल हो जाता है और तमाम जमाने के लोग वहाँ पर मतलब हिंदू संगठन वहाँ आते हैं और फिर उस समाज के सारे लोगों को मारा जाता है। इस घटना को विराट आर्य कैसे देखता है? देखिए भाई साहब, मैं इस घटना को एक विकृत मानसिकता के आधार पर देखता हूँ। मेरे को अनिल जी दर्द इस बात से नहीं होता कि उसने किया, दर्द इस बात से होता है कि उसके जो लोग थे उसका विरोध क्यों नहीं करते। अभी आप एक घटना देखिए, अभी रुद्रपुर के अंदर घटना हुई, ठीक है, अवैध मजार थी, वो टूटी। मैं श्योर दे सकता हूँ 50% हिंदुओं ने उस मजार के लिए विरोध किया, नहीं टूटनी चाहिए थी। मेरे को उनमें से 2% के 98% लोग थे जिन्होंने कभी राम मंदिर के लिए नहीं बोला। मैं अपना परसेप्शन उस मामले में बताता हूँ। देखिए, अब बात हिंदू बात है, मैं एग्जैक्ट बात जानता हूँ कि अगर वो NH की जद पे आ रही थी तो उसका टूटना बिल्कुल एग्जैक्ट है। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन वो मजार वहां तोड़ी गई थी, NH की जद में आने वाली सारी चीजों को उसी दिन हटा देना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि ताकि ये होता कि किसी को सवाल नहीं होते, किसी के जवाब नहीं होते, और जो भी चीजें
मैंने हर बार कहा है कि अगर आप डोर लगा के शहर की सारी सड़कें सीधी कर लेंगे, इस डोर को धर्म के मांझे में ना डुबोएं, ठीक है, धर्म का मांड इस पर ना चढ़ाएं ताकि आप कुछ चीजें जद में ना तोड़ पाएं। क्योंकि देखिए, राम मनोहर लोहिया मार्केट टूटने के बाद हमारे ही लोगों का विरोध ये रह गया कि बहुत सारी चीजें उस समय NH20 के नाम पर सरकार ने छोड़ दी थी। लेकिन अगर आप मजार तोड़ रहे थे, और फिर मेरे मजार को टूटने का दूसरा परसेप्शन मेरा यह है कि मजार अगर आपने तोड़नी थी तो आपको रात को 2:30 बजे, इतनी प्रबल सरकार को रात को 2:30 बजे मजार तोड़ने की आवश्यकता कैसे पड़ गई कि आपने फिर उसी समय क्यों नहीं करा? आप दिन में तोड़ते और उसके बाद पूरी सड़क चौड़ी करते, फिर उसमें लगी हुई सारी चीजों को तोड़ते। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इस चीज से मानता हूँ। ठीक है, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं और मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। आप निष्पक्ष मेरा हो। सिंपल एक बात है कि अगर NH की जद पे कोई भी चीज आ जाती है तो सरकार को उसको हटाने के राइट्स हैं। और आज मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, NH का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका केवल काम ये होता है कि NH पर जुड़ी हुई जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी चीज आ जाए, उसकी व्यवस्थापक और उसकी एक व्यवस्था करना उसकी एक जिम्मेदारी होती है। अब उसने किस तरीके से अपने काम को लिया, ये उनका विचार का विषय है। ठीक है, वो धर्म इस मामले में क्या कहता है, ये कोर्ट का विचार का विषय है। लेकिन बाजार में लोग इस मामले को किस तरीके से हवा दे रहे हैं, तूल बना रहे हैं, इस मामले में बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं और राजनीति कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है। और राजनीति, मैं मानता हूं धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विवाद 2011 में जो हमने देखा है, उस चीज को हम टच करके इस समय आए हैं। अगर जरा सी बात से कोई बवाल हो जाता तो फिर रुद्रपुर में वो लोग जिनका इस पूरी राजनीति से नहीं कुछ लेना देना नहीं है, उनके पास कोई आपत्ति आती तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होता? ठीक बात है, मैं भी यही कहूंगा भाई साहब। मैं खुद ये कहता हूं कि जो निष्पक्ष होकर किसी भी धर्म के लिए बोल रहे हैं, जैसे कितने लोग थे उन्होंने कहा नहीं यार जो हुआ गलत हुआ, ठीक है, वो चाहे मंदिर टूटा, उनको समझ आता है। लेकिन जो लोग, अब जैसे वो हुआ नैनीताल में जो अभी आपने कहा बच्ची के साथ, अरे अब आओ ना, ऐसे लोगों को बहिष्कार करो ना, क्यों नहीं करते हो? आपको किस बात का डर है? लेकिन तो इसलिए मेरे को मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट, देखिए अब यहाँ पर मैं थोड़ी पत्रकार की हैसियत से बात कर लूँ, ठीक, आम आदमी। देखिए मेरा मानना, पहले मैं एक आम आदमी की उससे बता दूं, विराट मेरी एक लड़की है 12-13 साल की, और जब मैं ऐसी घटनाएं सुनता हूं ना तो मैं अंदर से विचलित हो जाता हूं। ठीक है, और मैं जानता हूं कि मैं किसी के साथ भी इस तरीके, क्योंकि मैं केवल इस मामले को मैं मानता हूं कि देखो, हर जुर्म करने वाला व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझिए ना, आप जब समाज के अंदर, आपके अंदर का जब इंसान मर जाता है, तब आप जुर्म करने के लिए बाहर निकलते हो। आपकी घटिया मानसिकता आपको इस तरीके की हरकत करानी। बिल्कुल। और इस मामले में इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उस 12 साल की बच्ची को, जिसने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा है, जिसको समझ नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी उस चीज से खौफजदा रहेगी। और समाज, मैं आज ये कहता हूं, देखिए इस बात को दो तरीके से देख लीजिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से निकला, इस मामले में पूरे लोग इकट्ठे हो गए। क्या हिंदू धर्म में लोग इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही है? अखबार देखिए, रोज इस चीजों से भरा हुआ है, मैं इस चीज को मानता हूँ। फिर आपने पूरा धर्म के लोगों को वहां पर इस तरीके कर दिया। लेकिन मैं अब ये बात कहता हूं कि हमारा ही समाज उस 12 साल की बच्ची को कल बाजार में जीने नहीं देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके साथ तमाम जमाने की दिक्कतें अब आने वाली हैं। आज अब भले ही चाहे उस व्यक्ति को सरे बाजार गोली मार दी जाए, लेकिन बाजार, उस समाज उस 12 साल की बच्ची को अपने आप में जगह नहीं दे पाएगा। ये भी तो हमारी मानसिक कुंठिता है। ये भाई साहब यही चिंतनीय विषय है। आज चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, चाहे ऊंच नीच के नाम पर, आज जितना भी हमारे समाज का ये विखंडन होता जा रहा है, इसका कारण भी हम ही लोग हैं कि हमने कभी भी ऐसे लोगों को अपनाने का प्रयास ही नहीं किया। कभी हमने आगे बढ़कर कभी नहीं प्रयास किया कि चलो ठीक है, अगर वो किसी भी गलत के कारण कहीं भी पहुंचा था, उसका हाथ पकड़ के हम बिठाएं। और आज यही कारण है, जो आपने ये प्रश्न किया ना अनिल भैया, ये वास्तविकता में आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके खुले विचारों को प्रदर्शित करता है कि जिस पे किसी ने विचार नहीं किया, आपने सोचा कि असली समस्या तो अब आनी है। गर्म चोट पे तो सब मरहम लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग राजनीति देख रहे हैं अपनी, लोग राजनीति, देखिए दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं उसमें, और राजनीति हो रही है। लोग, आज होता क्या है ना, ऐसे जो मामले होते हैं ना, ये फुटेज मैंने हमेशा कहा है, देखो नेता कभी आंदोलन नहीं करता है, लेकिन आंदोलन हमेशा नेता पैदा कर देते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई इतना हाईलाइटेड हो जाएगा और उसको पार्टी अब कैप्चर कर लेगी, और वो फिर उसके बाद समाज में इस तरीके होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में मैं मानता हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने घटना की थी तो हो सकता है पब्लिक उसको रोष में आकर वहां जान से मार सकती थी, मारने का अधिकार था, मार देती। बिल्कुल, मैं इस बात से भी दुनिया नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर उसी धर्म के लोगों को चुन चुन कर मारना, कल को अगर, मैं ये कहता हूं विराट, कि बलात्कार जैसी घटनाएं करने वाला व्यक्ति किसी जाति और किसी धर्म का हो ही नहीं सकता। वो केवल बलात्कारी है, और उसकी एक ही सजा होनी चाहिए कि उसको सरे बाजार बीच चौराहे पर खड़े होकर फांसी की सजा हो जाए या उसे गोली मार दी जाए। भाई साहब अभी मैं इसी बात पे आता हूं, और मैं कहता हूं कि हम कितना भी मर्जी मुस्लिम समाज से नफरत कर लें, लेकिन जब तक इस्लामिक कंट्रियों जैसे डिसीजन, जहां सरकार इन लोगों के प्रति नहीं लेगी, इनको चौराहे पे खड़े होकर गोली नहीं मार दी जाएगी, तब तक ये चीजें बंद नहीं होने वाली। मैं आज भी कहता हूं कि निर्भया कांड के बाद वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना दी गई थी, उस पर कितने लोगों को सजा हुई है, मैंने तो अभी तक नहीं सुनी। ठीक है, पोक्सो के मुकदमे के आरोपी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कोई आरोप नहीं हो रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इस मामले में एक विशेष समुदाय का व्यक्ति आ गया और उसके बाद लोगों की भावनाएं जागी। मैं कहता हूं ये भावनाएं जागृत रहनी चाहिए, और इसी सभी के लिए हो। मैं तो कहता हूं सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई
अगर कोई हिंदू या कोई इस प्रकार का कर रहा है, मैं तो कर रहा हूँ 20 चौराहे पे पहला व्यक्ति मैं आऊँगा, सर का मुझे अलाउड कर, मैं सर पे गोली मार दूँ उसके, ये थोड़ी ना है। नहीं भाई साहब, हमारी खुले विचार है। अगर कोई इसमें गलत करता है तो वो कोई किसी भी पंथ का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसके बीच सड़क पे गोली मार दी जाए। और कोर्ट अगर ऐसा कानूनी बनाता तो कोर्ट कल को खुद मौका दे रहा है कि करो। अगर इस व्यक्ति के लिए भी लोग खड़े होते हैं भाई साहब, तो मैं समझ रहा हूँ ये समाज का दिवालियापन है और ये समाज गर्त में ही जा रहा है। कोर्ट के लिए एक बात कह दूं, मैंने पिछले कुछ समय से 2 चीजें देखी हैं। कोर्ट केवल फटकार लगाने तक रह गई है और नेता केवल कड़ी निंदा करने तक रह गए। इन दोनों बातों का धरातल से और पीड़ित व्यक्ति से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। विराट, बहुत लंबी बात हो गई, अब छोटी सी चीजों में खत्म करता हूँ। आपका एक दल है जिसका नाम है गोरक्षा दल। जी, गोरक्षा दल। जबकि मेरे को ये लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आप चला रहे हैं गो सेवा दल। जी। रक्षा दल और सेवा दल में फर्क कैसे? देखिए ऐसा है, अब इसका मैं आपको उत्तर दूं। देखिए वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। जब यहाँ पे कसाईयों का, या फिर जैसे पंजाब के अंदर आज भी होता है स्लॉटर हाउस का, स्लॉटर हाउस हो गए, या फिर तस्करी होती है, तो उस समय वो गाय माता को बचाने में रक्षा ही कहा जाता था। परंतु अब जब हमारा ये मानना है कि जो कसाई है वो हमारी लोगों में है, जो गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है, वो भी कसाई है। तो उससे बचा के की गई रक्षा, उपरांत उसको उपचार देना, उसके चारे इत्यादि की व्यवस्था करना, उसके ऑपरेशन करना, वो इस प्रकार की सेवा आ गई। तो गौरक्षा सेवा समिति ही है, वो पूरा हो गया है। अंतिम सवाल है जी। विराट आर्या सनातनी, एक पुरोहित, और पुरोहित का काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या आपके धर्म का प्रचार और प्रसार करना, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। धर्म का प्रचार और प्रसार ये कहता है कि आपका धर्म ये सिखाता है कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, या बजाय इसके कि अपने धर्म का आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, आपका मैंने अभी बीच में पहले कह दिया, अपनी लाइन लंबी करनी है, सामने वाले की छोटी नहीं करनी। अपनी आप लाइन कर तो दूसरे की अपनी छोटी हो जाएगी। हमें किसी को ये नहीं कहना तुम छोटे हो, हमें बताना हम कितने बड़े, हमारा कितना विस्तार है। जब सनातन कहा गया है कि सनातन का अर्थ यही है, शाश्वत, हमेशा से रहने वाला, वैदिक धर्म, आर्य, ये सब चीज़ें एक ही हैं। तो भाई साहब हमें किसी, ये तो सब अभी आए हैं, जो हमारा वैदिक धर्म है इसका तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां वर्ष चल रहा है। तो ये तो हमारा इतना पुराना है, और सब इसके अंदर सब मिले हुए हैं इसके अंदर, तो इसी में से सब निकले हैं। एक और सवाल है, अंतिम सवाल है कि क्या विराट आर्या के साथ कभी उस अल्पसंख्यक समाज के या उस समाज के लोग कभी मदद करने के लिए आगे आते हैं? भाई साहब कभी, या कभी, कोई? हाँ, एक आध कभी जैसे हो गए, उन्होंने कभी दवाई दिलवा दी, तो ठीक है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जो अच्छा है वो अच्छा ही है, मैं उसको कभी गलत नहीं कहता। लेकिन उनकी आड़ में मैं ये भी नहीं देख सकता कि 2 हेल्प कर रहे हैं और 98 उसका विरोध। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, अच्छे व्यक्ति का एक ही धर्म है इंसानियत, और बुरे व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते ना भाई साहब। वो लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका कारण है ना मानने का। मैं उनसे भी कहता हूँ, जो अच्छे हैं ना, जो मेरे अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत लोग मदद करते हैं, मैं भी कहता हूँ, और मैं मन से कह रहा हूँ। कोई ये नहीं, मैं अपनी बात को भाई साहब कभी वो नहीं कहता जो मेरे को वापस लेनी पड़ी। कोई दवाइयाँ हो गई, दवाइयाँ अगर हमें मिलती हैं तो एक दुकान से लेता हूँ, वो हमें सही देते हैं, कोई व्यक्ति मदद करती है। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके कट्टरवादी आपको कहेंगे कि इनको मार रहे हैं। आपने केसरी पिक्चर देखी थी? केसरी पिक्चर में एक व्यक्ति था जो अक्षय कुमार के फौजियों के लिए खाना बनाता था, वो मुस्लिम समाज का था। अक्षय कुमार ने कहा तुम कहीं मत लड़ना, तुम दोनों को पानी पिलाना। वो पानी पिला रहा होता है और अपने मुस्लिम भाई को पानी पिला रहा होता है, उसी का जो वहाँ का मौलवी होता है उसकी गर्दन काट देता है। एक बच्चा होता है, वो अक्षय कुमार को तलवार मार दे, तू तो बच्चा है, वो फिर भी मार देता है। तो अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, होंगे 2-4-5% अच्छे हैं बेचारे, वो भी चाहते हैं सब में एकता रहे, सब में। 2-4-5% तो हमारे में भी बुरे, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ 95 तो अच्छे हैं। वहाँ पे जो 5 अच्छे हैं ना, या तो उनको कहा जाएगा या तो तुम मर जाओ या इनको मार दो। तो वो खुद कह देते हैं विराट भाई यार हम क्या कर सकते हैं। तो ये है। चलिए साथियों, खासी लंबी बात हो गई, लंबी चर्चा है, सवाल जवाब अभी भी बहुत सारे अधूरे रह गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लंबा एक तर्क वितर्क हो गया है इस मामले में। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी बाकी हैं, एक बार फिर से बैठा जाएगा और उस दिन कोशिश ये की जाएगी, विराट आर्या से ये कहा जाएगा, और निवेदन है मेरा और आदेश भी है, अरे बड़े भाई कि टीम के बाकी और मेंबर भी हों, और हम कोशिश करें किसी दिन किसी रेस्क्यू को कवरेज करने की, और उस दिन सवाल जवाब करें। उस दिन वो चीज़ें दिखा देंगे जो विराट ने पर जो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, और जिसमें जो उन्होंने डिफेंड किया है, जो उन्होंने अपनी परेशानियां बताई है, परेशानियों के सबब बताएं, वो सारे सवाल जवाब वहाँ मिल जाएंगे। खैर, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को, आप समाज में ऐसा काम कर रहे हो, और ये बहुत मुश्किल काम है। और मैंने कई बार देखा था, जो मैंने एक दिन विराट आर्या को बुलाने की कोशिश की थी, जब इनकी टीम और रेस्क्यू कर रही थी, तो एक लड़के को वहाँ चोट लग गई, इवन उस दिन मैं भी इंजर्ड हो गया था। तो ऐसी भी घटनाएं कई बार होती है कि आप जब जानवर को, क्योंकि जानवर ही है, उसका काम उसको ये समझ नहीं है कि उसकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है,
वो खैर उस दिन तो वो छोटा सांड का बच्चा था कि नहीं तो अगर वो तगड़ा सांड होता तो शायद परिणाम बहुत कुछ चोटें होते। लगती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें इन सब में हैं और फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आइए और हिस्सा बनिए ऐसी टीम का। और कई बार मैंने कहा है कि बहुत सारे काम करने के लिए बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं, अपना नाम आगे नहीं आने देते हैं, वो भी समाज में एक समाज का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी मेरे आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई धन्यवाद है भैया। और मुझे पता चला है कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो अरे उसकी भी बधाई हो आपको और उम्मीद करता हूँ कि आप और बड़ी टीम करें और बड़े बने और जिस दिन दोबारा हम मंच पर बैठें उस दिन दोबारा फिर नई बातों के साथ। तो बने रहिएगा साथियों ऐसी ही चर्चाओं के लिए अगली बार किसी और नए साथी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत